मुसलमानों का जो वोट है वह बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं मिला है। जिन अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम को देश निकाला दे दिया था और जिन अयोध्या वासियों ने माता सीता पर लांछन लगाया था, उस अयोध्या में संभव है कि वहां पर बीजेपी की हार हो जाए। मुस्लिम इन अपने रोजाना की रोजमर्रा की जरूरतों को दरकिनार करके उसका कट्टरपंथ, उसकी धार्मिक आजादी जहां संरक्षित होती है वो वहां वोट करता है। मुस्लिम मोदी की हार नहीं है, नैतिक हार उन प्रत्याशियों की है, उन बीजेपी के सांसदों की है, उन कैंडिडेट्स की है जिन्होंने वहां पे कुछ अच्छा काम नहीं किया, जिनके कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत नहीं की। मुस्लिम जो वोट करता है तो एकजुट होकर वोट करता है कि जनता ने ये सोचा, अरे मोदी तो जीत ही रहा है, अरे मोदी को तो ही वोट मिला, अरे मोदी जा क्या वोट डालना, अरे क्या जाना वही परिणाम तो आना है। मत की ताकत का, मताधिकार की शक्ति का जितना आभास, जितना मुसलमानों को है, मुस्लिम वोट बैंक को है, उतना हिंदुओं को नहीं है। जो दृश्य बनने वाला है संसद का, आप सोचिए कि 30-35 सांसद इनके होंगे और 25-30 सांसद ममता बनर्जी के होंगे, जो मुस्लिम परस्ती की बात करते हैं। संसद में अब कैसे जोर शोर से वो मुद्दे उठाएंगे, भाजपा की नीतियों का विरोध करेंगे, ये सब संसद में होगा। आगे 5 साल में हमको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसका खामियाजा हिंदू भुगतने को तैयार रहे। नमस्कार, जनता की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और जिस तरीके से ये परिणाम आए हैं उसको लेकर तमाम संशय की स्थिति है, न केवल सत्तासीन पार्टी में बल्कि विपक्षी धड़े में भी संशय तो है लेकिन खुशी भी है। और ये मुझे लगता है कि पहला ऐसा चुनाव है, मैंने अपने जीवन काल में बहुत से चुनाव देखे लेकिन शायद ये पहला चुनाव है जिसके परिणामों को लेकर उतनी ही खुशी सत्तासीन पार्टी में है और उससे कहीं ज़्यादा खुशी विपक्ष में है। हालांकि आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव परिणामों का क्या सार्थक परिणाम निकलता है और क्या उसके मायने हैं, क्या उसके संकेत हैं, आगे के जो रणनीति है बीजेपी की क्या रहती है और विपक्षी धड़े की क्या राजनीति, इसको लेकर विस्तार से बात करते हैं। तो आज शुरुआत सबसे पहले हम यहीं से कर लेते हैं कि आखिर इस बार मोदी सरकार जिस तरीके से 400 पार की बात कर रही थी और 400 पार का उनका नारा कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट चुका है। और खास बात यह कि अपने बल पर यानी 272 का जो आंकड़ा है खुद नहीं पा सकी है बीजेपी। मतलब अब जो उसकी सरकार चलेगी बैसाखियों के सहारे चलेगी। और तमाम बुद्धिजीवियों का कहना है कि इस बार हालांकि बड़ी बड़ी बातें कही हैं, कल मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम तरीके से अपने जो विकास कार्यों का लेखा जोखा रखा है जनता के सामने और बताया है कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है और आगे भी वो कठिन फैसले लेंगे और ऐसे निर्णय लेंगे जो जनता के हित में है। लेकिन ऐसा संभव नजर नहीं आता क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब सरकारें बैसाखियों के सहारे यानी गठबंधन के बल पर सरकारें चलती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं वह पावर, वह आग या कहें कि वह आक्रामकता नहीं दिखती जैसे कि दिखनी चाहिए। और जैसे 2014 में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने बल पर जो है उस आंकड़े को छुआ था जो कि भारत में लोकतंत्र के लिहाज से या संविधान और लोकसभा और राज्यसभा के लिहाज से आंकड़ा जरूरी है, लेकिन इस बार जो हुआ वह किसी भी नहीं सोचा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ उसको लेकर तमाम विश्लेषण अगर करें तो गहराई से अगर देखें तो ज़्यादा मुझे लगता है घुमाने फिराने की बात नहीं है। सीधा सीधा आक्षेप या आरोप ये लग रहा है कि इसमें मुसलमानों का जो वोट है वह बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं मिला है। जी हाँ, और अगर हम जिन 2 राज्यों की बात करें जहां से सबसे ज्यादा धोखा बीजेपी के साथ हुआ है तो वो है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि सत्ता का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है और 80 सीट में से पिछली बार लगभग 65 से 70 सीट बीजेपी के पास थी, गठबंधन के पास, एनडीए के पास। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और जैसा कि सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी का जो काडर वोट है वो मुस्लिम ही है। समाजवादी पार्टी देश का एक ऐसा दल है जो खुलेआम मुस्लिम परस्ती की बात करती है, मुसलमानों के पक्ष में फैसले लेती है और कहती है कि हाँ हमारा वोट बैंक मुस्लिम है और हम उसको किसी भी लिहाज से नाराज नहीं कर सकते। तो अखिलेश यादव को जिस तरीके से जबरदस्त सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी ने 5 से लेकर
30 और 35 और 40 तक के आंकड़े को छुआ है। ये अपने आप में बेहद चिंताजनक बात है बीजेपी के लिहाज से। अगर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर बहुत तमाम तरीके की बात हुई, हिंदुओं पर अत्याचार की बात हुई, उनकी हत्याएं होती हैं, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह ममता बनर्जी का वहां पर जादू बरकरार है और जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है और ज़्यादा सीटें उनकी आई हैं टीएमसी की, वो अपने आप में बहुत कुछ संकेत देता है बीजेपी को। सबसे बड़ी कहना चाहिए कि हिंदुओं के मुंह पर करारा तमाचा है, हिंदुओं के मुंह पर एक बहुत बड़ी काले के कि अयोध्या जहां पर 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद रामलला सरकार विराजमान हुए और भगवान का भव्य मंदिर बना, उस सीट से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। यह बहुत बड़ी विडंबना की बात है हिंदुओं के लिए भी और उस राजनीति के लिहाज से जिसका सपना हिंदूवादी लोग देखते हैं या राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग देखते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या? हालांकि इसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप है। कह सकते हैं कि लल्लू सिंह जो वहां पर चुनाव हारे हैं, लल्लू सिंह को का टिकट कैंसिल किया जाना चाहिए थे, उनकी जगह किसी और को टिकट दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि वो अलग अलग पार्टियों से दल बदल करके बीजेपी में आए और बीजेपी में आज वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इतनी बड़ी बात कि अयोध्या, जिस फैजाबाद अंचल में अयोध्या है, अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा। बड़ी विडंबना यह है कि आज सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से मीम्स भी चल रहे हैं, इसको लेकर हिंदुओं की खिल्ली भी उड़ाई जा रही है कि देखिए आखिर कहा जा रहा है कि मैंने सोशल मीडिया पे कल मैं देख रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसीलिए शायद 500 सालों का इंतजार मंदिर के लिए हिंदुओं को करना पड़ा और हिंदुओं का पतन क्यों होता है, हिंदू गुलाम क्यों होते हैं। जिन अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम को देश निकाला दे दिया था और जिन अयोध्या वासियों ने माता सीता पर लांछन लगाया था, उस अयोध्या में यह संभव है कि वहां पर बीजेपी की हार हो जाए। अब राजनीतिक लिहाज से भले ही कह सकते हैं, हालांकि मैंने एक मीम्स ये भी पढ़ा है कि अयोध्या वासियों से लाख गुने अच्छे तो मेरठ वासी हैं, जहां जिस चेहरे को राम के तौर पर लोगों ने पहचाना। एक सीरियल के माध्यम से अरुण गोविल का जो चेहरा है मन मस्तिष्क पर हिंदुओं के छप चुका था, उस चेहरे को विजय दिलाई है। मेरठ वासियों ने अरुण गोविल को जीत का चेहरा पहनाया है। तो हिंदुओं के मुंह पर ये कालिख तो है ही, लेकिन बंगाल की जो दिन अगर हम दो राज्यों की बात करें तो बंगाल में आशातीत परिणाम नहीं मिले। बीजेपी वहां बहुत अच्छा करना चाहती थी, मोदी ने ताबड़तोड़ वहां पर रैलियां की हैं, वहां पर सभाएं की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार होता है और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो। अगर बीजेपी को यहाँ पर अच्छी सीटें मिलती हैं, बीजेपी यहाँ अच्छा करती है तो आगे चल के हिंदुओं की सेहत में सुधार होगा। लेकिन ममता बनर्जी का काडर वोट है, जैसे यूपी में मुस्लिम वोट बैंक यहां पर अखिलेश यादव के साथ जाता है, ऐसे ही वहां पर वो वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ममता बनर्जी को जाता है। हम यहां पर एक अगर हम इस लिहाज से अगर चलो दो राज्यों की बात छोड़ दें कि अगर, तो आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है? मुस्लिमों की अगर बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक जिस तरीके से काम करता है, जो मुस्लिमों का कोई कह सकते हैं कि सरपरस्त नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है कि जो उनको सपने दिखाता है, उनका पक्ष लेता है और वो उसके पक्ष में खड़े होते हैं। उनकी मजबूरी ये है कि अगर हम बात करें कि जैसे तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों को वोट टिकट नहीं देती, तो अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो अन्य पार्टियां देती हैं क्या? अन्य पार्टियां भी नहीं देती। लेकिन जैसे ममता बनर्जी कम ही लोगों को टिकट दिया है, यहाँ भी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम आए हैं वहाँ भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन मुस्लिमों की एक ही सोच है, एक ही उनकी रणनीति है कि जो बीजेपी के विरोध में लड़ रहा है, जो बीजेपी का विरोध कर रहा है और जिस पार्टी में जाने से उनकी भावनाएं संरक्षित होती हैं और बीजेपी की खिलाफत होती है, हमें उस दल को, उस राजनीतिक पृष्ठभूमि को हमें सपोर्ट करना है। मुसलमान ऐसा करते आए हैं। हालांकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की मोदी जी बात करते हैं। तमाम तरीके से उन्होंने जो योजनाएं लागू की हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे वो टॉयलेट की बात हो, चाहे वो अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, सड़क की बात हो या
फ्री राशन की बात हो तो क्या मुसलमानों को इसका लाभ नहीं मिला? मुस्लिमों को भी इसका वैसा ही लाभ मिला है जैसा कि हिंदुओं को मिला है। लेकिन मुस्लिम इन अपने रोजाना की रोजमर्रा की जरूरतों को दरकिनार करके उसका कट्टरपंथ, उसकी धार्मिक आजादी जहां संरक्षित होती है वो वहां वोट करता है। मुसलमान कभी भी यह देखकर वोट नहीं करता कि उसने आप जिस सरकार ने आपको नौकरी दी है, उसने सड़कें बनवाई हैं, उसने आपका बहुत विकास किया है, या आपकी जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए जो आपके लिए प्रति समर्पित रहा है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। कट्टरपंथ का जो कीड़ा है, जो जुनून है, वो मुस्लिम वोटों के मन मस्तिष्क पर सवार रहता है। अब अगर इसको दरकिनार भी कर दिया जाए तो कह सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, अगर मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश के मैं सभी वोटरों को इस लिहाज से पूरे 100 में 100 नंबर देता हूँ। इस बार हमारा मध्य प्रदेश गुजरात से भी कहीं ज्यादा आगे निकला है, क्योंकि गुजरात को एक सनातनी और एक राष्ट्रवादी और एक कह सकते हैं कि हिंदूवादी, प्रखर हिंदुत्व की पैरोकार मानी जाती है। वहाँ की जनता और वहाँ की राजनीति और वो राज्य, लेकिन सुपड़ा साफ वहां पे भी वो कांग्रेस का नहीं कर सके। जो हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है, 29 की 29 सीटें हमने बीजेपी के खाते में डाली हैं। बीजेपी को यहाँ पे जीत हासिल हुई। दूसरा एक राज्य है छत्तीसगढ़, यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन में बीजेपी है। राजस्थान में बहुत जो परिणाम आशातीत परिणाम चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी। अब अगर आप जैसे मुसलमानों की जो बात कर रहा था कि मुस्लिमों ने जो वोट डाले हैं, मुस्लिमों में आप देखिए कि मध्य प्रदेश में उनका अस्तित्व तो नहीं है वैसा राजनीतिक रूप से, और ये लगातार यहाँ पर सरकारें, राज्य सरकार में भाजपा चुनती आ रही है 15 सालों से, और इस बार भी लोकसभा में ऐसे ही परिणाम मिले हैं। छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ है। लेकिन राजस्थान में वह वोट इंडिया गठबंधन के खाते में चला जाता है। वही वोट बैंक इधर आप इधर देखिए कि वही वोट बैंक इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खाते में चला जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में शिवसेना की लड़ाई थी, और कहते हैं कि असली शिवसेना इधर शिंदे कहते हैं कि असली शिवसेना हम है, उधर आदित्य ठाकरे जो विरासत संभाल रहे हैं और अपने पिता के मुंह पर कालिख पोती है जिन्होंने बाल ठाकरे के मुंह पर, वो उद्धव ठाकरे आज कांग्रेस की गोद में जाके बैठे हुए हैं। तो वो उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के नाम से सरकार वहां पे बनाया जाता है, गठबंधन होता है वहां, जिसमें एनसीपी है, उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस है। तो महाविकास आघाड़ी ने का पक्ष लिया है मुसलमानों ने उनको पता है कि यहाँ पे मेरे हित कहाँ पे सुरक्षित हैं, तो उन्होंने वहाँ पर महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है। तो अच्छी खासी सीटें, कहते हैं मुंबई में तो सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का। मुंबई में, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी खासी पोजीशन में इंडिया गठबंधन को सीटें मिली हैं, और बीजेपी वहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही है। अब इस जो पूरे चुनावों का परिणाम देखें तो सबसे खास बात यह है कि अगर देखा जाए तो मोदी सरकार की ये कोई कह सकते हैं कि कोई कमी नहीं है। मोदी आज भी उसी सफलता की राह पर चल रहे हैं, और मोदी की हार नहीं है ये। हालांकि हारे तो अभी नहीं है, क्योंकि सत्तासीन होने जा रही है बीजेपी और अच्छे खासे गठबंधन को तो बहुमत मिला है, लेकिन ये मोदी की हार नहीं है, बीजेपी की हार है। मोदी बीजेपी के जो सांसद चुने गए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा काम नहीं किया है, कहीं ना कहीं उनका विरोध हुआ। मान लीजिए कि कहीं जिस प्रत्याशी से खुश नहीं थे लोग, दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिला तो जनता ने विरोध किया, कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, या जो कई बार से वहां पर सांसद बने हुए और दोबारा से उनको टिकट मिलता है तो उन्होंने ये समझ लिया था कि मोदी के नाम पर तो हमें जीतना ही जीतना है। तो कहते हैं इस बार की जो, ऐसा नहीं, ये महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में और पूरे देश के हर राज्य की ये कहानी है जहां पर बीजेपी परास्त हुई है। तो खास बात ये कि उन्हें ये लग रहा था कि मोदी की लोकप्रियता जिस तरीके से चल रही है, 10 साल से सरकार आ रही है, उन्हें कुछ किया जा रहा तो है नहीं, कुछ करना नहीं था, और अचानक से उनको जीत हासिल हो जाती है। तो इस बार भी उनकी नैया पार हो जाएगी और बीजेपी या मोदी के चेहरे के आधार पर उन्हें चुन लिया जाएगा, वो जीत जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये मोदी की हार नहीं, ये नैतिक हार उन प्रत्याशियों की है, उन बीजेपी के सांसदों की, उन कैंडिडेट्स की है जिन्होंने वहाँ पे कुछ अच्छा काम नहीं किया, जिनके कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत नहीं की, जनता को ये भरोसा नहीं दिला पाए कि आपके खिलाफ जो गठबंधन, विपक्षी गठबंधन जो बेफिजूल की बातें कर रहा है, जो बातें फैला रहा है, उनमें सच्चाई नहीं है। आप जनता को अपने भरोसे में नहीं ले पाए और आपको हार का सामना करना पड़ा। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वहाँ मुस्लिम जाता है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता है, वहाँ ममता बनर्जी के पक्ष में जाता है। तो हर प्रकार की योजनाएं, फ्री राशन से लेके कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने काम किया, और योजनाओं में कहीं भी आपने ये कहीं ये सुना है कि पूरे देश में आज तक कहीं मुसलमानों के साथ कोई अन्याय हुआ है? लेकिन विपक्ष ये लगातार दिखाने की कोशिश करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि ऐसी बनाई जाती है कि भारत मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है, सरकार वहाँ पे मुस्लिम परस्त नहीं है। जब मुस्लिम परस्त सरकार बैठी थी, कांग्रेस खुलेआम तुष्टीकरण करती थी, कभी उस पर यह आरोप नहीं लगे कि मुस्लिम तुष्टीकरण पर कार्य करती है। लेकिन बीजेपी जब सबके साथ सबका विकास को लेकर करती है, हिंदुओं के साथ पहले कांग्रेस के समय अत्याचार हुआ तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ या मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। लेकिन बीजेपी जब सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है तो उसको ये घोषित कर दिया जाता है, उसके बारे में ये भ्रांतियां फैला दी जाती हैं कि वह मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ओवैसी जैसे लोग हों या अन्य जो, अब क्या कहें कि उनकी फितरत कहें कि किस तरीके की, या राजनीतिक दक्षता कहें कि जैसी भ्रांतियां कांग्रेसी फैलाने में माहिर हैं, विपक्षी फैलाने में माहिर हैं, ऐसी बीजेपी आज तक कोई भी भ्रांति विपक्ष के विरोध में नहीं फैला पाई। तो अगर चुनाव परिणामों को देखें हम इस नजरिए से कि मोदी जी ने अयोध्या की अगर बात करें खास तौर पर, तो अयोध्या में रेल बनवाई, हवाई अड्डा बनवाया, सड़क बनवाई, बेहतरीन तरीके से कॉरिडोर बनवाया, वहाँ के स्थानीय लोगों के से रोजगार मिलेगा। अगर आप सोचिए कि वहाँ कितना रोजगार उपलब्ध होगा वहाँ के स्थानीय निवासियों को। आज से कुछ साल पहले अयोध्या की हालत क्या थी? मंदिर बनने के बाद कहते हैं कई गुना उछाल आया है वहाँ के पर्यटन में, लोग दर्शनों के लिए जा रहे हैं, लोग अब वहाँ पे रहेंगे, रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ठहरेंगे, घूमेंगे। इसको लेकर के वहाँ पर व्यापारिक जो विस्तार होगा उसका लाभ किसको मिलेगा? स्थानीय लोगों को मिलेगा। लेकिन अयोध्या के लिहाज से अगर हम कहें, चाहे वो बंगाल की बात हो, यूपी की बात हो, या कहीं की भी बात हो, किसी भी सीट की जहां पर हार का मुंह देखना पड़ा है भाजपा को, तो इस लिहाज से देखिए कि मुस्लिम जो वोट करता है तो एकजुट होकर वोट करता है। और अभी तो मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि ये भी है कि जिस दिन यूपी में वोटिंग हुई या अन्य राज्यों में कई जगह वोटिंग हुई तो शुक्रवार को वोटिंग हुई। शुक्रवार को मुस्लिम वैसे ही उनके ऊपर तो आरोप ये भी लगते हैं, पाकिस्तान में होता है, अपने देश में भी कई जगह होता है कि नमाज अदा करते ही और मस्जिदों में जब सुबह की नमाज अदा की जाती, दोपहर की नमाज अदा की जाती, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में देखा है हमने खास तौर पर, फिर उसके बाद अजीब तरीके का बवाल मचा दिया जाता है। अगर मुस्लिमों के खिलाफ कहीं कोई बात है, कोई न्यूज़ है, कोई समाचार, कोई घटना घटी है तो वो बवाल होता है, वहाँ से पत्थर चलाए जाते हैं इकट्ठा। वो जो वहाँ पर जो लोग शामिल होते हैं फिर नमाज अदा करने के बाद जब बाहर आते हैं तो पत्थर भी फेंकते हैं, गाड़ियों को फूंकते हैं, कई जगह आगजनी की घटनाएं करते हैं, दंगा फसाद करते हैं। ऐसे ही अगर उन्हें कोई सही निर्णय लेना हो तो भी वहीं से कर लिया जाता है, खराब निर्णय लेना हो तो भी वहीं से वो बना लिया जाता है। तो ऐसे ही वहाँ पर रणनीति बना ली गई कि यहाँ पे शायद वहाँ से कहा गया ऊपर से कि इस बार हमें, अब हालांकि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे राम मंदिर को लेकर आपने तमाम बातें सुनी होंगी। कई जगह ये लोग ये भी कहते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे या हमारी सरकार आई, हमारा समय आ गया तो हम मंदिर को तोड़ देंगे, हम गिरा देंगे मंदिर को, और इस तरीके की बातें की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में इस बार की जो सनातनी सफलता पाई थी मोदी जी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था, भगवान श्री राम का भव्य वहां पर मंदिर बनकर निर्माण हुआ, इसको लेकर मुसलमानों में घोर आक्रोश था, गुस्सा था, मन ही मन। आप उसे खाने को दीजिए, आप उसे राशन दीजिए, आप उसे सब कुछ दीजिए, लेकिन कट्टरवाद का जो कीड़ा है, जो रग रग में समाया हुआ है, जो उसके मन में जो
भ्रांति या खौफ समाया हुआ है कि अगर बीजेपी को मौका मिलता है तो आगे चल के वो ना जाने क्या क्या मुसलमानों के खिलाफ करेगी, और एकजुट होकर वोट किया। सभी लोग निकले वहां पे, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों। आप किसी भी मतदान केंद्र पे अगर जाएं तो आपको एकदम मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या दिखेगी, लेकिन हिंदू निहायत ही इस मामले में इस लिहाज से बहुत ही घटिया प्रदर्शन होता है। हिंदू बहुत ही घटिया कौम होती जा रही है। मैं स्वयं हिंदू हूं, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, लेकिन जिनकी सोच घटिया है, जो अपने राष्ट्र के लिए, जो अपने देश के हित के लिए जो तत्पर नहीं होते, जो वोट देने को तैयार नहीं होते, जिनको गर्मी लगती है, एक दिन के लिए आप गर्मी सहन नहीं कर सकते, आप धूप में नहीं निकल सकते, आप अपना काम नहीं छोड़ सकते, आप अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते, आप अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का, वैसे कोई कुछ करता नहीं है, वो तो सैनिकों का काम है, पुलिस का काम है, सैनिकों का काम है, देश जो मरे मिटे कुछ भी करें, हमसे क्या है। हमारा तो भाई ये काम है कि हम अपना खाएं पिएं, ऐश करें, मौज करें, सोएं। हमें सरकार से उम्मीद करें कि भाई सरकार जो करे सरकार का, हमारा क्या काम है। तो हिंदुओं की इतनी घटिया सोच हो चुकी है। लेकिन साल में 5 साल में या 5 साल में, चाहे विधानसभा की बात हो, लोकसभा की, एक बार मौका मिलता है अपने दायित्व के निर्वहन का, वो भी नहीं करता, वोट डालने भी नहीं जाता। तो जब वोटिंग कम हुई थी, अन्य राज्यों की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, जहां जहां पर बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा है, उसके पीछे जब वोटिंग कम हुई थी, तो वोटिंग कम होने का सीधा सीधा मतलब होता है कि जनता ने ये सोचा, अरे मोदी तो जीत ही रहा है, अरे मोदी को तो ही वोट मिला, अरे मोदी क्या वोट डालना, अरे क्या जाना, वही परिणाम तो आना है। मतलब आपने ये सोच लिया कि मोदी ही जीत रहा है तो आपको वोट नहीं डालना। ऐसे ऐसे हर व्यक्ति को सोचने दो, कुछ मध्यम वर्गीयों को सोचने दो, कुछ संभ्रांत परिवार के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, धनाढ़ लोग, वो तो वोट डालते ही नहीं। मानो इस देश में तो उन्होंने पैदा ही नहीं हुए हैं, इस देश के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई उनकी आस्था नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है इस देश से। बस खाया पिया, मौज किया, ऐश किया, भाड़ में जाए चला देश, लेना देना क्या है। तो वोट डालते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमेशा 70, 75, 80 अगर वोटिंग होती है तो 20% जो वोट नहीं देते हैं वो संभ्रांत परिवारों के लोग वोट नहीं देते हैं। लेकिन जब 60 से भी नीचे वोट चला जाता है, 65-60 तक आ जाता है, तो उसमें मध्यम वर्गीय लोग भी आ जाते हैं, जो कि किसी परेशानी के, गर्मी है, धूप है, दूर है, कौन परेशान हो, कौन खड़ा रहे 4-4 घंटे लाइन में, वोट नहीं डालते। लेकिन मुस्लिम ये नहीं सोचता। मुस्लिम इसलिए भी नहीं सोचता, अगर बारीकी से देखें तो आप ये देखें कि वैसे भी उनका जो कारोबार है, उनके जो कार्य क्षेत्र है, परेशानियों से गुजरता है। हालांकि हिंदुओं में भी एक तबके ऐसे हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, जो सड़कों पर अपना व्यापार करते हैं, लेकिन जो फल के ठेले लगाता है, जो पंचर की दुकानें लगाता है, जो छोटे मोटे काम करता है, जो ऑटो पार्ट्स के काम करता है, जो वाहन सुधारने के काम करता है, या अन्य प्रकार के जो काम करता है। और महिलाएं तो वैसे ही, महिलाओं को वैसे ही जब बाहर निकलती हैं तो भीषण गर्मी, नहीं गर्मी कुछ भी हो, लेकिन एक काला कपड़ा पहन के उन्होंने पूरे अपने तन बदन को ढक रखा होता है, चेहरे को ढक रखा होता है। इस भीषण गर्मी में जब हम लोगों को कह सकते हैं कितनी गर्मी लगती है कि पंखे में भी गर्मी लगती है, कूलर के सामने भी हमको घुटन महसूस होती है, तब इस परिस्थिति में रहकर भी वो वोट डालने जाते हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है, 3 घंटे नहीं 4 घंटे नहीं, पूरे दिन अगर उनको एक बार खड़ा रहना पड़े धूप में, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं। उन्हें पता है कि इस बार वोट डालने से हम जो सरकारें चुनेंगे, हम लोग एकजुट होकर जिस सरकार को चुनेंगे, वहां हमारी रणनीति, वहां हमारी भावनाएं, वहां हमारा कट्टरवाद संरक्षित रहेगा। हम ऐसी सरकार को चुनेंगे जो हमारी सुनेगी। मुझे लगता है कि हिंदुओं को अहंकार है, घमंड है, पढ़े लिखे लोगों को खास तौर पर घमंड है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें वोट क्या डालना। लेकिन वोट मत की ताकत का, मताधिकार की शक्ति का जितना आभास, जितना मुसलमानों को है, मुस्लिम वोट बैंक को है, उतना हिंदुओं को नहीं है। हिंदू वोट डालते ही नहीं है, क्योंकि हिंदू जब वोट की ताकत को समझेगा तब तो वोट डालने जाएगा, तब तो वो परेशान होगा। लेकिन उसे कोई लेना देना नहीं है। आज इसी का खामियाजा है जो बीजेपी को भुगतना पड़ा है। हालांकि इस लिहाज से देख सकते हैं कि चलो ठीक है, मोदी जी 30 बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन बैसाखियों के सहारे हिंदुत्व की राह में, उनके कट्टरवाद को थामने के लिए देश में जहां जहां राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी होकर भारत का अहित करने में जुटी हैं, उन ताकतों पर लगाम लगाने के लिए जिस शक्ति और जिन नीतियों की जरूरत थी, वह नीतियां अब लागू नहीं हो पाएंगी। कौन करेगा इनको? सरकार बैसाखियों के सहारे है। उधर से एक जिन 2 दलों की बात की जा रही है, मान लीजिए कि 40 सीट रही, 340 के आसपास, 240 के आसपास सीट आती है, 30-35 सीट कम पड़ गई। अगर
जिस प्रकार की छवि है नीतीश कुमार की, इधर से उधर कई बार वो लोटे की तरह, इधर बिन पैंदी के लोटे की तरह इधर से उधर कई बार हो चुके हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ऐसा नहीं करते, लेकिन वो भी दोनों दलों, कांग्रेस के साथ भी मिलकर सरकार बना चुके हैं, बीजेपी के साथ भी। लेकिन उधर वो क्या करते हैं, इधर ये क्या करते हैं। इधर आप देखिए कि इधर नीतीश कुमार और अगर दोनों मिल मिला के भी एक हो जाएं तो भी कुछ सीटों की कमी पड़ सकती है और सरकार इंडिया गठबंधन के लोग बना सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इधर अगर ये नहीं भी होते हैं, बीजेपी के साथ सरकार मिलकर बना लेते हैं, तो 1 साल बाद क्या होता है, 2 साल बाद क्या होता है, 5 साल बाद क्या होता है। अगर कुछ कठिन फैसले बीजेपी सरकार लेना भी चाहती है, मोदी कुछ करना चाहते हैं और मान लीजिए वो उससे सहमत नहीं है, तब क्या होगा। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि एक हिसाब से देखें तो जिस तरीके से अच्छी उम्मीद की जा रही थी, 300-350 के आसपास या 400 पार का नारा दे रहे थे, 370 पार की बात की जा रही थी, तो जिस हिसाब से सीटें नहीं मिलने के बाद या बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने के बाद अब लगता है कि सरकार में कहीं ना कहीं कमी रहेगी और सरकार जैसे चलेगी उसको लेकर राष्ट्रवादियों में खुशी बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखिए कि इस सरकार बनाने की दहलीज पे आते ही, लेकिन दुख इस बात का है कि उन राज्यों में जहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है बीजेपी ने, वह भी बहुत पीछे छूट गया है। पूर्व का एक राज्य उड़ीसा, पहली बार यहां पर बीजेपी सत्ता में आई है, पहली बार बीजेपी को सत्ता मिली है और उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। साउथ में तेलंगाना में 2-4 सीटें आ जाती हैं। केरला में जहां पर आज तक सन 60 से आज तक 50 सालों से जहां तक भाजपा कभी भी एक सीट नहीं जीत सकी, वहां पर भी खाता खुलता है। आंध्र प्रदेश में भी उसकी सीटें आती हैं। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के साथ वो सरकार बनाएंगे आंध्र प्रदेश में। तो आप ये देखिए कि इस खुशी को ना तो बीजेपी सेलिब्रेट कर पा रही और ना भाजपा के नेता। क्योंकि जैसी आशा थी, सफलता की आशा वो कर रहे थे, वैसी उन्हें सफलता नहीं हाथ लगी। और अब की बार जो सरकार चलेगी वो बैसाखी के सहारे चलेगी, तो कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया सरकार का होगा, कठिन फैसले नहीं ले पाएंगे और अच्छी खासी कालिख इस बार भाजपाइयों ने अपने खुद के मुंह पर मली है, कार्यकर्ताओं ने खुद के मुंह पर मली है, निष्क्रियता दिखाकर, बेहतर तरीके से काम नहीं करके। केवल मोदी के चेहरे पर उन्होंने ये सोचा कि मोदी है, चुनाव जिता लेगा। कहीं ना कहीं प्रत्याशियों से आप असहमत हो सकते हैं और कहीं ऐसा कि मोदी के चेहरे पर देखकर आपने कुछ घर से आप निकले ही नहीं। अगर यह सब ना होता तो आज भाजपा जैसे परिणाम की उम्मीद कर रही थी वैसे ही परिणाम आते और बहुत ही अच्छे मेजॉरिटी से सरकार बनती। लेकिन जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और एक राष्ट्रवादी के तौर पर जो मैं सोचता हूँ, ऐसे ही तमाम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। और बुद्धिजीवियों को आगे की रणनीति क्या है, क्या सरकार के वादे होते हैं, क्या लाल किले से क्या मोदी जी कहते हैं सरकार बनाए ना बनाए। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सरकार मोदी जी बनाए ही ना और विपक्ष को कहने कि भैया आप ही सरकार बना लो। और अगर कभी 2-4 महीने 6 महीने 1 साल मध्यावधि चुनाव की उम्मीद नज़र आती है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी कम बैक करेगी। लेकिन यह सब भविष्य के गर्त में है। तो ये था हमारे इस चुनावों को लेकर खासा विश्लेषण। और जाते जाते एक बार हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं अपने मध्य प्रदेश के लोगों के, जहाँ पर तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए, तमाम रणनीति को दरकिनार करते हुए बीजेपी को चुना है और बहुत अच्छी एक तरफ से सुपड़ा साफ कर दिया है और 29 की 29 सीटें बीजेपी के पक्ष में डाली हैं। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी मुल्ला मुलायम तक कहा जाता था, मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाता था, और आगे उसी राह पर मुल्ला के तौर पर, मुल्लावादी के तौर पर अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। और अखिलेश यादव आगे चल के क्या करते हैं आप ये देखिए कि क्या जो दृश्य बनने वाला है संसद का। आप सोचिए कि 30-35 सांसद इनके होंगे और 25-30 सांसद ममता बनर्जी के होंगे, जो मुस्लिम परस्ती की बात करते हैं। संसद में अब कैसे जोर शोर से वो मुद्दे उठाएंगे, भाजपा की नीतियों का विरोध करेंगे, ये सब संसद में होगा। आगे 5 साल में हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसका खामियाजा हिंदू भुगतने को तैयार रहे, और विशेषकर वो हिंदू
जिन्होंने वोट नहीं दिया या जिन्होंने कुछ ना कुछ लाभ के चक्कर में, कुछ ना कुछ स्वार्थ के चक्कर में कांग्रेस को वोट दिया, समाजवादियों को वोट दिया। और आप ये सोचें कि कहीं कहीं तो ये तक कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि फटाफट सटासट खटाखट महिलाओं को 8-8 हज़ार रुपये महीने में देने की बात कही थी, नौकरियां देने की बात कही थी। अरे भैया, जब सरकार में आओगे तो नौकरियां कहाँ से दोगे? लेकिन ये सब इस देश में हुआ है और जो चुनाव परिणाम हो गए हैं उसमें मन कहीं ना कहीं पीड़ित है, व्यथित है। और एक पत्रकार के तौर पर अगर कहें तो बहुत ही अचंभित करने वाले परिणाम हैं, लेकिन एक राष्ट्रवादी के तौर पर कहें तो ये परिणाम निश्चित ही भविष्य में हिंदुओं को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। नमस्कार, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय मत के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर व्यक्त करें और बताएं कि चुनाव परिणामों से आप कितने खुश हैं और क्या ये चुनाव परिणाम भारत के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में है या मोदी सरकार के पक्ष में है। तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।